नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में 3 प्रमुख टॉपिक की, जो है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमीशन। यह इस सीरीज़ का हमारा 13वां लेक्चर है। इसके पहले हम 12 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग से जो है हमारे फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर चर्चा की है। एकदम क्रम से हम बातचीत कर रहे हैं और आज हम जो है इसको समझेंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे आपको कि सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम हमेशा की तरह आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आप हमारे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम 6 चरणों में पढ़ रहे हैं। बाकी के जितने भी 6 चरण हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। और ये रेड हाईलाइट जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं गांधी युग की। और अब हम गांधी युग में जो है काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसकी भी झलक आपको बता देते हैं। हमें जो भी टॉपिक पढ़ना और उसमें हमने जो रेड हाईलाइट कर रखा है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके पहले के टॉपिक जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम इसके बाद लेकर आएंगे। चलिए, तो हमें इतने टॉपिक जो है गांधी युग में पढ़ने हैं। तो आज हमारा नंबर है जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और जो है हंटर कमीशन। तो क्या है सब कुछ, हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट बेसिकली जो है, हम इसका पहले आपको समझा देते हैं। इसे जो है एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटी एक्ट 1990 का नाम दिया गया था। और ये जो है ब्रिटिश संसद द्वारा 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसे कहा गया कानून को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ठीक है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 की इसको संज्ञा दी गई थी। क्योंकि इसके जो हेड थे वो ये जिस भी कमेटी की सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया था, उसमें जो बंदे थे उसका नाम रॉलेट था, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा गया। उस नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम जो है वो है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। दोस्तों, एग्जाम में अब काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो जनरली सबको यही पता है रॉलेट एक्ट, लेकिन वो रॉलेट एक्ट क्यों है वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो उसका ओरिजिनल जो नेम है वो है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ठीक है, तो हुआ यूँ है कि अब जो है ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध जीत जाता है। मतलब जो भी प्रथम विश्व युद्ध में देश जीतते हैं उसमें ब्रिटेन भी एक रहता है। अब भारत में इस समय राष्ट्रीयता काफ़ी पनप रही थी। कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, होम रूल आंदोलन चल रहा था। कई जो लोग हैं पढ़े लिखे वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ रहे थे। और न सिर्फ ये बल्कि क्रांतिकारियों ने भी जो है बिगुल बजा रखा था, इनकी हत्याएं कर देते थे। तो इन्होंने जो है ये डिसाइड करा कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इसके माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहाँ तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है, इसके लिए वो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हैं। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति गठित करते हैं। और इसी के नाम पर इस एक्ट को है जो है रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट कहते हैं। अर्थात ये सिडनी रॉलेट जो होता है, ये जो भी सिफारिश करता है वो सिफारिश जो होता है एक अधिनियम का रूप ले लेता है और उसी के नाम से रॉलेट एक्ट फेमस हो जाता है। अब इस एक्ट में खास बातें क्या थी कि भाई किसी भी भारतीयों पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कर सकता है तो उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा।
ठीक है। और जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसको ये भी जानने का अधिकार नहीं होगा कि उसने क्या अपराध किया है या उसको किसने गिरफ्तार करवाया है, ठीक है। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आज के समय पे हमारे आर्टिकल 32 में जो एक रीट है वो उसकी बात हो रही है लगभग। तो इस प्रकार से वो चीज़ें चलती है, अर्थात बिना अपील बिना दलील का ये जो था और कानून था, और बिना वकील, आपको अपील करने का अधिकार नहीं है, आपको वकील रखने का अधिकार नहीं है, और आपको दलील देने का भी अधिकार नहीं है। अगर अब ये इन्होंने क्या करा कि जो राजद्रोह का मुकदमा जिसके ऊपर चल रहा है उसके लिए एक अलग न्यायालय बना दिया। अगर वो जो बंदा जिसके ऊपर को गिरफ्तार किया है उसको हाई कोर्ट में अपील करने का भी अधिकार नहीं है। जो जज हैं जो फैसला सुनाते हैं वो बिना जूरी की सहायता से सुनवाई कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ करोगे तो कारावास में डाल देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये इन्होंने कानून लेकर आए रोलेट एक्ट में। तो ये जो कानून है ये इस नाम से भी फेमस है कि बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून, ठीक है। अर्थात भारतीयों द्वारा इस कानून को जो है काले कानून की संज्ञा दी गई। आप समझ सकते हैं अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो एक काला कानून ही है। अब अंग्रेज़ों को तो अगर किसी का भी विद्रोह को दबाना है तो वो तो उसको उठा लेगा और उस पर लगा देगा रोलेट एक्ट और जो है कारावास में डाल देगा। अर्थात यहाँ की राष्ट्रीयता का जो है दमन करने के लिए इन्होंने ये जो है कानून लेकर आए। तो ये आप सब सारे पॉइंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। विशेष न्यायालय की स्थापना है और इसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकार को बिना वारंट की तलाशी, गिरफ्तारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को जो है को रद्द है, ठीक है। ये रद्द है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। ये रद्द करने का असाधारण शक्तियाँ दी गई और भारतीयों ने इस कानून को क्या कहा, इस विधि को क्या कहा, काला कानून कहा। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। और हम फिर से आपको यहाँ पर बता देंगे क्योंकि हमने स्लाइड में इस चीज़ को नहीं लिया है, ये मिस्टेक हो गई हमसे। तो इसको अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा गया दोस्तों। तो ठीक है, ये इसका एक नाम याद रखना। अब क्या होता है, जो रोलेट एक्ट आता है तो जो जनता होती, भारतीय जनता होती, उनके मन में काफ़ी इसके जो विरुद्ध है आक्रोश होता है। इसलिए गांधी जी तय करते हैं कि हम पहला जन आंदोलन करेंगे, अर्थात पूरी भारत की जनता इस कानून के खिलाफ आंदोलन करेगी कि ये कैसा कानून आप लेके आ रहे हो। आपने तो मांटेग्यू ने तो घोषणा करी थी 1917 में 20 अगस्त 1917 को कि हम तो भारतीयों के सुधार के लिए जो है क्या है सुधार कानून लेके आएंगे और आप ये काला कानून हमारे ऊपर थोप रहे हो। तो गांधी जी ने फरवरी 1919 में, फरवरी नहीं है ये क्योंकि मार्च में तो कानून आया था, 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का क्या किया, आह्वान किया। इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बैठक की तथा होम रूल लीग के सदस्यों से संपर्क किया, अर्थात जो उस वक्त के बड़े बड़े लोग थे उनसे संपर्क किया और सत्याग्रह सभा जो है गठित की कि हम अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो है संघर्ष करेंगे, प्रचार करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनकी जो प्रोग्राम थे वो कैसे थे कि राष्ट्रव्यापी हम हड़ताल करेंगे, उपवास करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ पर अपना चुके थे, साउथ अफ्रीका में अपना चुके थे। अहमदाबाद मिल में भी इन्होंने अपनाया था, इनको फ़ायदा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर वही करेंगे और प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेंगे और प्रमुख कानून की अवज्ञा तथा गिरफ्तार देने की योजना भी बनाई कि आप जो भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून है इसकी अवज्ञा करो, इसको मानने से इनकार कर दो और ज़्यादा कुछ कर रहे तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो है गिरफ्तारी दे दो। पूरे इस चीज़ को जो है पब्लिश किया गया। जो समाचारों ने, जो भारतीय समाचार थे उन्होंने प्रमुखता से छापा, पूरे भारत में आंदोलन हुआ, ठीक है। और ये डिसाइड किया गया कि हम 6 अप्रैल 1919 को ये जो है हमारा आंदोलन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। कब से करेंगे, 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ करेंगे। लेकिन कुछ गलतफहमी चलती है और कहीं कहीं पर जो है हिंसक रूप ले लेता है आंदोलन, क्योंकि गांधी जी शुरू से इस बात में विश्वास करते थे कि हमें शांतिपूर्ण और बिल्कुल अहिंसा से जो है अपना आंदोलन चलाना है, जिससे हमें सफलता हासिल होगी। ठीक है, दंगे में क्या होता है, 5 अंग्रेज मारे जाते। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे खांसी आ गई थी।
चलिए और क्या होता है फिर इसमें, अब भैया अंग्रेज़ मारे गए, जो भारत के नागरिक मारे गए। एक मार्शेला शेरवुड एक अंग्रेज मिशनरी महिला होती है जिसका नाम क्या होता है, मार्शेला शेरवुड, जो साइकिल पर जा रही थी, तो भैया भारती भी पकड़कर इसको पीटने लग जाते हैं। ये एक घटना है, आप याद रखिएगा। अब क्या होते हैं, क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा देते हैं। जब ये सारी चीज़ें चल रही है तो क्या लगा दिया, क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया, अर्थात सैनिक कानून लगा दिया। किसने, जनरल डायर ने। और जनरल डायर फिर एक घोषणा करता है कि लोग जो है पास के क्षेत्रों में बिना हमारी परमिशन से नहीं जाएंगे, ठीक है। लोग पास के बिना शहर के बाहर ना जाए, ठीक है, मतलब बिना हमारी परमिशन के एक क्षेत्र से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, और एक समूह में 3 से ज़्यादा लोग जो है प्रदर्शन नहीं करेंगे, सभाएं नहीं करेंगे, अर्थात हम आज की भाषा में बोले तो धारा 144 लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लगा देता है। अब आती है बैसाखी का दिन 13 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। तो 13 अप्रैल को बैसाखी है, ठीक है, यहाँ पर बैसाखी लिखा हुआ है, ठीक है, शादी लिखा गया गलती से, बैसाखी लिखा हुआ है। बैसाखी के दिन का आसपास के गांव के लोग जो है बैसाखी मनाने के लिए क्या करते हैं, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, ठीक है, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, सभाएं करते हैं, और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर 2 प्रस्तावों को पारित करेंगे। पहला हम करेंगे रोलेट अधिनियम की समाप्ति के लिए, और जो 10 अप्रैल को गोलीबारी करी थी भैया आप लोगों ने, जिसमें कई लोग मारे गए थे, हिंसक, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कि भैया हमारे जो नेता है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, आप उसको रिहा करो, आप हम पे गोलीबारी कर रहे हो, हम पे जो है हिंसा कर रहे हो, जिससे कि क्या है कई लोग मारे गए, तो उसकी निंदा करेंगे, इसलिए इकट्ठे हुए थे। और साथ में ही बैसाखी का जो है त्योहार भी था। अब इन लोगों को जनरल डायर की घोषणा के बारे में नहीं पता था, तो क्या होता है, ये इकट्ठा होता है और पहुंच जाता है जनरल डायर, ठीक है। ये तो प्रस्तावों की बात हमने कर ली कि क्यों इकट्ठा हुए थे। अब जनरल डायर पहुंच जाता है, और इसके बारे में बताने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, शायद आपके दिमाग में ये सीन भी होगा, कई मूवी बन चुके हैं, या आपने कहीं टीवी पर देखा भी होगा कि एक सकरा रास्ता होता है, केवल एकमात्र एग्जिट एंट्री का रास्ता होता है। जनरल डायर वहां पर उसके सैनिकों के साथ आता है और फायरिंग के आदेश दे देता है, जिसमें कई लोग मर जाते हैं, और उसके अंदर एक कुआं भी होता है, तो जो जान बचाने के लिए एक के ऊपर कुएं में कूदते जाते हैं, और उसमें भी कई लोग मारे जाते हैं, ठीक है, कई लोग मारे जाते हैं। तो एक काफ़ी जो है विध्वंसकारी घटना थी उस समय की। एकदम जो जलियांवाला बाग होता है वो खून से रक्त रंजित हो जाता है, पटा होता है। सरकारी रिपोर्ट जो होती है, किसकी, उस समय अंग्रेज थे, उसी को हम सरकार कह रहे हैं, उनके अनुसार भैया ओनली 379 लोग मरे हैं और 1200 घायल हुए हैं। लेकिन फिर बाद में मदन मोहन मालवीय जो होते हैं भारतीय कमेटी गठित करते हैं, जिसका नाम रखते हैं वो तहकीकात कमेटी, और वो बोलते नहीं उसमें 1000 लोग मरे थे और 3000 घायल हुए थे, आप रिपोर्ट भी गलत बता रहे हो। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विरोध में जो होते हैं अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर है जो द्रवित हो जाते हैं जब महात्मा गांधी चंपारण में विजय प्राप्त करते हैं, और वहां पर उनको महात्मा की उपाधि देते हैं। और जब ये घटना होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा देते हैं, ले लो अंग्रेज, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान। इसी प्रकार एक और व्यक्ति रहते हैं शंकर राम नागर, ये वाइसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे देते हैं, जो जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा भी था, बिल्कुल उसी प्रकार के आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और अपनी कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे देते हैं। अब एपीजे टेलर एक इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग जो जनसंहार हुआ था, एक ऐसा निर्णायक मोड़ था, ठीक है, ये हटा दीजिए, एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय जो है ब्रिटिश शासन से अलग हो गए, ठीक है, जीनोसाइड हुआ था, एक प्रकार का खतरनाक जीनोसाइड था, जिसमें कि भारतीय जो है अंग्रेज़ों से फाइनली अलग हो गए और उनका जो है इस पे से विश्वास उठ गया। इसी बीच भगत सिंह की जो भारत नौजवान सभा है, हमने आपको उसके बारे में बताया है, उन्होंने इस जनसंहार की काफ़ी निंदा की थी, ठीक है। और अब इसका बदला कौन लेता है, उधम सिंह लेते हैं। उधम सिंह जो अपना नाम क्या रखते हैं, राम
मोहम्मद सिंह आज़ाद रखते हैं। ये पहुंचते हैं इंग्लैंड और जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, ये उसका बदला लेते हैं, जिसके कारण उनको 1940 में जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और भारत सरकार जो है 1974 में इनकी अस्थियों को भारत लाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की हमने बात करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हंटर आयोग की। अब हंटर आयोग क्या है एक्चुअल में, कि भारत सचिव उस समय के रहते हैं मॉन्टेग्यू। वो एक जांच समिति गठित करते हैं कि भाई जो भी इनका ये आंदोलन था, इसमें जो बम्बई, दिल्ली, पंजाब में जो उपद्रव हुआ है, आप इसकी जांच कीजिए और हमें रिपोर्ट सौंपिए। तो जो जांच कमेटी होती है उसमें क्या होता है, 5 अंग्रेज अधिकारी होते हैं और 3 भारतीय सदस्य को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब अंग्रेज जो होते हैं उसमें जो मेन व्यक्ति होता है वो हंटर कमीशन होता है, उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसीलिए इस कमीशन को जो है हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। देन इसके अलावा इस कमीशन का एक और नाम है, इसे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं। अब इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें होता है हंटर, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, इसमें होता है एक हंटर, 5 अंग्रेज अधिकारी में हंटर, स्मिथ, बारो, राइस और रैक्सिन। ठीक है, ये 5 होते हैं और 3 भारतीय व्यक्ति भी होते हैं, चिमनलाल, हरिलाल होता है, ए शीतलवाड़ा, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। ये तो इस प्रकार से 8 सदस्यीय टीम जो कमेटी गठित होती है और ये बोलती है कि भैया 379 लोग मरे थे और 1200 लोग ही घायल हुए थे केवल। हालांकि जो भारतीयों का रहता है वो इसके डेटा अलग होते हैं। सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा, अब क्या होता है देखिए, हंटर आयोग गठित हो गया। ठीक है, अब ये उस समय ऐसा दिखावा करते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी दंगे हुए थे हिंसात्मक, वहाँ पर जो होते हैं अपने अधिकारी भेजते हैं, वहाँ पे गया जो गवाह होते हैं उनके बयान दर्ज होते हैं और डायर को थोड़ा सा निंदा कर दी जाती है। लेकिन फाइनली डायर के फेवर में जो होते हैं अंग्रेज क्या फैसला लेते हैं, क्षतिपूर्ति अधिनियम को पारित कर देते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया था। इस दौरान जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसने डायर का पक्ष भी लिया था। और मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने बताया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई थी। ठीक है, डायर के लिए क्या 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई थी। उस फंड में सबसे बड़ा योगदान किसका था, कौन करता है, तो रुडयार्ड किपलिंग जो है सबसे ज़्यादा फंड इसमें देता है। तो ये हम इसकी चर्चा कर ही चुके हैं कि मदन मोहन मालवीय जो है तहकीकात कमेटी गठित करते हैं जिसके तहत ये डेटा रहता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे फिर से, आज के वीडियो में हमने रोलेट एक्ट की बात करी, उसके तहत जो है महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन की हमने चर्चा करी कि इस प्रकार से उनकी प्लानिंग थी जिसके तहत जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है कौन सा कमीशन गठित हुआ, तो हंटर कमीशन गठित हुआ, जिसको कि एक और नाम से जाना गया है, जिसको कि हम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं। उसके बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अब इसके बाद जो है हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।